हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लडिंग के बारे में इंडिया में, कि इंडिया में फ्लडिंग कैसे आती है, क्या क्या इसके कारण हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं और क्या क्या रिकमेंडेशंस इसके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले हम हमारे यूपीएससी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको आप ले सकते हैं। और ये पेपर 1 में ज्योग्राफी में भी इसका एक पार्ट है, और ज्योग्राफी के अलावा पेपर 1 में पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन उसमें भी ये चीज़ थोड़ी कवर होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिकली देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो फ्लडिंग में क्या होता है कि बाढ़ आता है तो क्या होता है, नॉर्मल टाइम में तो हमारे ड्राई होती है जो जगह जहाँ पे भी हम रहते हैं। तो बाढ़ के टाइम में क्या होता है, वहाँ पे पानी भर जाता है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सबमर्जेंस ऑफ नॉर्मल ड्राई लैंड होता है, वो भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसी को फ्लडिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें नेचुरल रीजन भी हो सकता है या ह्यूमन इंड्यूस भी हो सकता है, कि मानवीय कारण, कोई इंसान के कारण वो फ्लड कॉज हुई हो, मतलब फ्लड। और उससे क्या होता है, उससे लाइफ को, प्रॉपर्टी को, एनवायरनमेंट को, सबको डैमेज होता है। एक अगर एक एस्टिमेटेड जो गवर्नमेंट का डाटा है इसमें जो दिया हुआ है कि हर साल 2 से 3 हजार लोग इसमें हमारे फ्लड में मारे जाते हैं। और इसमें एक और डाटा है कि अराउंड 12% जो इंडिया का जो एरिया है, हमारे देश का एरिया है, वो फ्लड प्रोन एरिया जोन में आता है। तो और इसके अलावा भी एक दो डाटा और है कि अराउंड जो हमारे इसमें क्रॉप डैमेज वाला एरिया है, ये सब चीज़ें। तो आप ये सारे इसमें क्या क्या इसके नुकसान है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हम एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि जनरली दो टाइप की जो फ्लडिंग है ये ज़्यादा मेजर नुकसान कॉज करती है। इसमें अर्बन फ्लडिंग है, दूसरा जो नॉर्मल रिवर फ्लडिंग जो होती है वो है। तो अब इसमें दोनों के एक बार देख लेते हैं प्राइमरी कोज क्या है। रिवर फ्लडिंग का प्राइमरी कोज क्या है, रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, जो उसके तटीय इलाके होते हैं वहां से पानी निकल के अंदर जहां पे शहर है या कोई भी गांव है या कुछ भी खेत है वहां पे भर जाता है। तो ये नदी के कारण आने वाली बाढ़ है। अर्बन फ्लडिंग में क्या होता है कि शहर में अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बहुत हाई इंटेंसिटी से बारिश आ गई, और उसके साथ साथ बारिश आने के साथ साथ जो वहां की ड्रेनेज है उनकी कैपेसिटी ओवरफ्लो हो गया, मतलब वो इतने पानी को संभाल नहीं पाए। तो ड्रेनेज कैपेसिटी जब खत्म हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो फिर वो पानी निकल के रोड पे फैल जाता है। तो एक तरह से अर्बन फ्लडिंग का ये कॉजेज है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। तो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस में आता है कि जो पानी का फ्लो है किस तरह से है, फ्लो ज़्यादा है, कम है, सोइल उसमें कितना पानी को ऑब्जॉर्व कर रही है, रिवर बेसिन कैसा है, उसकी टोपोग्राफी, उसका शेप कैसा है, कैसा उसका है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी होता है, सकड़ा या कहीं से चौड़ा। तो उस तरह से ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है। और इसमें क्या है, अब सिटी में अगर हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस में हम देखें तो क्या होता है, आपने देखा होगा पूरे रोड काफ़ी ज़्यादा सीमेंटेड है, कहीं पे पानी को जमीन में अब्जॉर्ब करने की जगह ही नहीं बची। हमने हर जगह सीमेंटेड रोड बना दिए, पार्किंग स्पेस बना दिए, कहीं पे हमने नेचुरल जगह नहीं छोड़ी, कहीं वेटलैंड्स हो गए उनको भी हमने खत्म कर दिया। तो उससे क्या होता है, 2 से 6 गुना जो पानी होता है वो फास्टर रन ऑफ होता है। मतलब अगर वो चीज़ें ओपन होती तो पानी कम से कम वहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो सारा फ्लो के कहाँ जाएगा, आपके सड़कों पे कहीं जाके भरेगा, तो बाढ़ की स्थिति पैदा करेगा। ठीक है, और इम्पेक्टेड एरिया क्या होता है, रिवर जो फ्लड होती है उसमें तो नॉर्मली एग्रीकल्चर लैंड होती है, रूरल एरिया होता है, फ्लड प्लेन्स रिवर के आसपास। अगर बड़ी सिटीज में रिवर के आसपास अगर लोग रह रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो दिल्ली में यमुना, जब कभी आपने सुना होगा फ्लड आई है, बाढ़ आई है, तो आप देखते होंगे दिल्ली में तो कभी देखा नहीं होगा बाढ़, कभी यमुना के तटीय इलाके में आप जाके देखना, वहां पे आप देखोगे कि हर 1-2 साल में लोग ये चीज फेस करते हैं। ठीक है, अब ये अर्बन फ्लडिंग में इसमें इम्पेक्ट क्या क्या होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर ग्रिड हो गए, रोड हो गए, मेट्रो हो गए, बस, और जो भी सारा कुछ हमारा सिस्टम है वो ठप पड़ जाता है एक तरह से। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है, इसमें जो इसमें टाइमिंग क्या होता है, रिवर फ्लडिंग में ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है नदी का लेवल, तो उसे, और ये बट ये रैपिड और सडन होता है अर्बन फ्लडिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अपना बेसिक है, अब ये हमने देखा है। अब आगे हम चलते हैं कि इसमें और क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या इसके कारण है फ्लडिंग के, ये सब देखते हैं। तो अर्बन फ्लडिंग में क्या होता है, सडनली रेनफॉल होगा या क्लाउड बस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये कंक्रीट सरफेस है, पानी तो जाएगा नहीं, तो अब्जॉर्ब होगा नहीं, तो वहीं पे फैलेगा। और एक और हमने डिस्कस कर लिया कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, सीमेंटेड है सब कुछ, तो ओवरफ्लो होगा, और ड्रेनेज ये ओवरब्लेम्ड हो जाएगी, इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आएगा तो फिर बाहर आएगा सारा कुछ। तो एक ये फ्लो चार्ट है जो हमने पहले ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसमें क्या है कि और जो रिवर इन फ्लड जो आती है उसके क्या क्या कॉजेज हैं, हम एक वो भी देखते हैं, बट ये जनरलाइज है, दोनों में अप्लाई होगा।
अर्बन फ्लडिंग में भी क्या क्या कॉजेज है, तो एक हम देख लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून में स्पाइक आना, सडनली काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बारिश हो जाना। और नॉर्मली हम देखते हैं कोस्टल एरिया में, तटीय इलाकों में जैसे मुंबई हो गया और भी सिटीज़ हो गए, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। और दूसरा कॉज है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और ड्रेनेज और वेटलैंड लॉस। अनप्लान्ड में आपने कहीं कोई खाली एरिया नहीं छोड़ा, जो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए वो नहीं है, आपके आपके जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। ये देखिए सीवेज मिसमैनेजमेंट वाला आ गया सारा कुछ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो आप मैनेज कर सकते हो ये चीज़ें। अब कुछ जो ये इस वाले ये नेचुरल कॉजेज हैं कुछ, जैसे हिमालयन फैसिलिटी। तो हिमालय बहुत यंग माउंटेन है, तो वो वहाँ से जब नदियाँ आती है तो यंग माउंटेन होने के कारण वो उनमें से बहुत सारा सेडिमेंट साथ में लेके आती है। तब जैसे ही वो प्लेन एरिया में आती है नीचे, तो वो सारा का सारा वहीं पर डंप कर देती है। तो अब क्या होता है, नदी को जगह नहीं मिलती तो नदी फैलती है, तो एक तरह से वहां पे फ्लड आता है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा हमारे बिहार साइड में काफी फ्लड आता है, तो उसका कारण एक ये भी है, काफी हाई इंटेंसिटी से आती है। उसमें भी कुछ नदियां बहुत फेमस हैं, तो उसमें एक नदी है कोसी नदी, ठीक है, इसको बिहार का सोरो भी बोलते हैं। तो एक ये नेचुरल कॉजेज भी हैं, ठीक है, जो जिससे फ्लडिंग होती है। और कोस्टल स्टॉर्म सर्ज, मतलब जो कोस्ट पे जो होता है, मतलब कभी कभी जो आती है उनकी लहरें वगैरह आती है सी की, तो वहां से भी जब पानी का लेवल बढ़ता है तो वो अंदर जो कोस्टल इलाके हैं वहां पे फ्लड की स्थिति पैदा करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम इसमें देखेंगे फ्लैश फ्लड हो गया, और ये सिस्टम रेजिलियंस कितना है आपका, अगर इतना नहीं है तो फिर एक तरह से वो चीजें आपकी पॉसिबल हो नहीं पाएंगी। इसके अलावा हम इसमें ट्रांसबाउंडरी सिल्ट लोड है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, अब एक बॉर्डर से एक या फिर कोई रीजन है, एक रीजन से दूसरे रीजन में आते हैं, तो वहां से जो सिल्ट लोड आ रहा होता है ऊपर डैम से अगर पानी छोड़ते हैं, तो वो नीचे वाले जो यहाँ नदी नीचे आगे लोअर रिपेरियन रीजन में जाती है, तो एक तरह से वहां पे भी उस वजह से फ्लड की सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें और क्या है। फ्लडिंग जो इंडिया में होती है, अब क्या है, दो फैक्टर्स है, एक तो नेचुरल फैक्टर है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी आ जाएंगे। अब नेचुरल में हमने देख लिया, एक तो मानसून वाला है, पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन होती है 120 दिन की, उसमें काफ़ी इंटेंस रेनफॉल होती है, तो उससे जो हमारा जो सिस्टम है सारा वो ओवरवेल्म हो जाता है, और कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो नेचुरली भी कैपेसिटी नहीं हो पाती है, तो पानी नदियों से बाहर निकल के और जो तटीय इलाकों में और जगह भी फैलता है, ठीक है। तो मानसून किसका कारण हो गया, हिमालयन हाइड्रोजो मॉर्फोलॉजी हमने देख ही लिया, इन यंग माउंटेन्स हैं तो वो सारा पूरा का पूरा सिल्ट वगैरह कैरी करके नीचे प्लेन में आते हैं। तीसरा क्लाइमेट चेंज एंड माइक्रोबर्स्ट, अब और लोकलाइज इंटेंस रेनफॉल। अब क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस जो रेनफॉल होती है उसके इवेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। जैसे हमने 2014 में केदारनाथ में जो फ्लड वाला जो क्लाउड बर्स्ट वाला इंसिडेंट देखा था, वो काफ़ी एक्सट्रीम था। उसमें अराउंड आप मानो कि अराउंड 13-14 हज़ार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो एक तरह से ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनका आप इनको खाली मिटिगेट कर सकते हो, मतलब इनको कंप्लीटली हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और इनके लिए हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो मिटिगेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसमें अब दूसरा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में हम चलें तो इसमें क्या क्या है, कंक्रीट कवर्स, ठीक है, पूरी सिटीज इस तरह से बना दी, कहाँ पानी अब्जॉर्ब होगा, तो हमें ये दूसरा चीज़ है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल स्पॉन्ज एसेट्स, जो काफ़ी जो नेचुरली जो आपके लेक्स हैं और वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे तो वो सब तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो अब पानी कहाँ अब्जॉर्ब होगा, वो चीज़ है। और आउटडेटेड स्टॉर्म नेटवर्क, अभी इसमें क्या है, जैसे भी जो सिटी होती है उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क होता है पानी के जो पाइप्स होते हैं स्टॉर्म वाटर को कैरी करने के लिए। अब वो इतना आउटडेटेड है और उसमें कैपेसिटी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही तो उस कैपेसिटी में उसका कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो एक तरह से वो भी इसको कैरी नहीं कर पा रहा है, इतना उसका कैपेसिटी नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो, पानी ओवरफ्लो ही होगा। सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, अब इसमें क्या है, जो हमारा सीवेज सिस्टम है वो काफ़ी वीक है, प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं होती टाइम पे, तो फिर वो भी एक तरह से मानसून के टाइम में वो क्लॉग हो जाएगा, तो फिर वही वाला सिचुएशन जो हमने देखा था वो वापस से होगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अब इसमें जैसे इसमें एक भी एक डाटा है कॉन्सिक्वेंस, जैसे इसमें क्या है, हर साल 3 से 5 करोड़ लोग हमारे देश में फ्लड से प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे एक है तो डिस्प्लेसमेंट, और पॉपुलेशन इधर से उधर जाती है, लूज ऑफ होम्स हो गया, ठीक है। अब इनका मन तो नहीं है बट मजबूरी में जाना पड़ता है, इन्वॉलंटरी रिलोकेशन होता है इनका। उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो जो इसमें होता है कि नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक इंटरेक्शन जो होता है, ये भी एक इसका मेन कारण है। तो अब इस इंटरेक्शन में हम देखेंगे नेचुरल में जैसे क्या होगा, एक्सट्रीम रेनफॉल हो गया। एंथ्रोपोजेनिक में हम देखेंगे कि उनका किस तरह से इंटरेक्शन होता है। एंथ्रोपोजेनिक में हमारा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गया, और इसके अलावा जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो नेटवर्क वीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड कर दिया हमने, ठीक है, और इसका डिफोरेस्टेशन हो गया। तो एक तरह से नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो उससे फिर कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और उसके अलावा जो हम देखेंगे वाटर बोर्न डिजीज होती हैं,
और जो पानी वगैरह सारा कुछ वो उससे जो भी अलग अलग उसमें बैक्टीरिया मिल जाते हैं फ्लडिंग के टाइम पे, जो सीवेज वाटर सब मिक्स हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। इकोनॉमिक लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है इसमें हमारा। और इसके अलावा फिर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, ठीक है, रोड सड़कें सब टूट जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी का भी इनफैक्ट इसमें लॉस होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है इनका, वाइल्ड लाइफ का। सॉइल इरोजन और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन फ्लड के टाइम पे जो भी होता है हमारा, जो भी होता है एक्सट्रीम फ्लड के साथ जो सॉइल का भी इरोजन होता है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो हमने देखा था कि उससे अगर तटीय इलाके में फ्लड आता है तो जो वहाँ एग्रीकल्चरल खेत फ्लडिंग हो जाती है उसमें जो, तो और उसके फिर उससे कॉन्सिक्वेंस में जो हमारे जो खेती पे डिपेंडेंट है उनकी लाइवलीहुड, उनके आय के साधन, हार्वेस्ट के टाइम ये सारी चीज़ें उनके खराब हो जाती हैं, ठीक है। और ये हमने डिस्कस कर ही लिया, सॉलिड वेस्ट हैजार्ड है इसमें एक ये चीज़, ठीक है। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे फैक्टर्स एक बार बस आप मेमोराइज कर लीजिए, आप आराम से इनको लिख देंगे। अब इसमें आगे हम देखते हैं रीजनल केस स्टडीज, हम एक बार देख सकते हैं। कॉजेस सम के मोर और लेस जो हमने डिस्कस किए वैसे ही हैं, तो आप एक दो केस स्टडीज भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे हर साल आई थिंक मतलब हर 1 या 2 साल में हम देखते ही हैं, मुंबई में फ्लड आ गया, वहाँ की लोकल ट्रेन ठप पड़ जाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अब इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन जो नेचुरल फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक में क्या होगा, जो हमारा जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नो वहाँ प्रॉपर वो है ही नहीं, ड्रेनेज का क्लीनिंग ही नहीं है उसमें। एक इंक्रोचमेंट, ये देखो लिखा हुआ है, मीठी रिवर है मुंबई में, तो उसका पूरा इंक्रोचमेंट हो गया, पता ही नहीं लगेगा आपको वो नदी है क्या है, ठीक है। कोस्टल मैनग्रोव्स का वो डिस्ट्रक्शन हो गया, तो वो कहाँ से, वो जो स्पॉन्ज का काम करते थे वाटर ऑब्जॉर्व करने का, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो एक तरह से पॉइंट सारे वही हैं, सबके कारण वही हैं, बस आप एक मेंशन कर दोगे तो थोड़ा एक अच्छा लगेगा, मतलब एक प्रॉपर उनको केस स्टडी मिल जाएगी। दूसरा, अभी असम में रिसेंटली हम देख रहे हैं कि वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, तो उसमें फ्लडिंग का कारण क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली की वजह से ही फ्लडिंग है वहाँ पे। ब्रह्मपुत्र जो रिवर असम में फ्लो करती है, कहाँ से आती है, ये तिब्बत से आती है और अरुणाचल में एंटर करती है, ठीक है, अरुणाचल में एंटर करती है। तो ये इसमें अभी इस टाइम पे हुआ क्या है, जो अरुणाचल के जो साइड है वहां पे काफी ज्यादा बारिश हुई है, तो पानी सडनली वहां से उसका वॉल्यूम बढ़ा है, और फिर जैसे असम में एंटर करती है तो वहां पे उसका जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसमें बारिश आ गई, तो जो तटीय इलाके सारे वो सब में वहां पे अभी फ्लड वाली सिचुएशन है, वहां पे सब उसमें डूब गए हैं। तो ये एक तरह का नेचुरल कॉजेज है, देखो सिल्ट लोड काफी ज्यादा हो गया वहां पे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, तो ये आप केस स्टडी में आपके आंसर में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक हम बिहार वाला जो हमने ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांस बाउंड्री, हिमालय से रिवर आती है, नेपाल से एंटर करती है, देखिए कोसी रिवर, ये तो बहुत सारा जो अलुवियल और भी सिल्ट लोड लेके आती है, ठीक है, सौरव बिहार, ये सारी चीजें, तो वही सारे कॉजेज है, इनको आप एक बार मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या है इसके सॉल्यूशन से। तो उसमें दो तरह के, एक तो स्ट्रक्चरल है, नॉन स्ट्रक्चरल है। तो हम पहले स्ट्रक्चरल से शुरू करेंगे। अब इन सॉल्यूशंस में एक चीज और है, जैसे भी जो भी आपके क्या क्या कारण है उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल में हम क्या करेंगे, जो हमारे स्ट्रॉन्ग सिटीज फ्रेमवर्क जो है, स्पॉन सिटीज फ्रेमवर्क जो हमने नेशनली भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है काफ़ी सारे कन्वेंशन में। तो इसमें क्या है, जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं, जो भी हमारे फॉरेस्ट है सिटी के आसपास, जो भी ऐसी लैंड्स है जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, तो उनको प्रॉपर मेंटेन करना, और जो कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया हमने पूरे अर्बन एरिया का, तो कम से कम करना, ठीक है। और इसके बाद सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, इसमें जो है जो भी आउटडेटेड ड्रेनेज, स्टॉर्म ड्रेनेज है, उनको अपडेट करना, उनका कैपेसिटी बढ़ाना। और मॉनसून के टाइम आपको पता है कि हर साल ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उससे पहले उसकी एक बार क्लीनिंग करना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और तीसरा रिवर चैनलिंग और स्ट्रेटेजिक डिसिल्टिंग। स्ट्रेटेजिक डिसिल्टिंग मतलब जब भी मॉनसून का टाइम आए तो उससे पहले ही एक बार उसको डिसिल्टिंग कर दिया जाए, उसकी जो रिवर बेड है जहाँ पे काफी ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, तो उसका रेगुलर इस चीज का ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो उससे आप फ्लड से हम बच सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल में क्या होगा, जो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लड प्लेन जोनिंग करनी पड़ेगी। ये एरिया में हमेशा फ्लड प्लेन होता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और जो हाई वैली डेवलपमेंट को वहाँ पे अवॉइड करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है, आई फ्लो मुंबई हो गया, सी फ्लो चेन्नई हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद है वेटलैंड रिस्टोरेशन है, ये हम करना है, ठीक है। इससे जो भी काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी हमें फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी रोड मैप। इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है अर्बन फ्लडिंग के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हैं। नोडल एजेंसी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर है, वो सारी चीज़ें अर्बन फ्लडिंग के बारे में वो सारी चीज़ें देखेंगी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे और भी हैं,
कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, एसडीजीज का भी आप जिक्र कर सकते हैं, जैसे एसडीजी 11 हो गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड रिजिलियंट उनको बनाना है, ये सारी एसडीजी 11 में आता है। ठीक है, 13 वही क्लाइमेट एक्शन हो गया कि इस तरह से मतलब आपके एक्शन लो जिससे क्लाइमेट को कम से कम हार्म हो और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट बने। ठीक है, और इसमें एसडीजी 6 से क्लीन वाटर हो गया, कोस्टल जो फ्लड बैरियर से इनको आप लगाओ, तो उस सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आप आपके आंसर में ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उससे आप क्या क्या उसमें एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें 7 चीज़ जो एक्शन है ये इसमें मेंशन है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम आगे चलते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस भी ही हुई है कुछ कुछ कमिटीज़ की और इनकी। तो इसमें क्या है, इसमें टास्क फोर्स भी एक अमृत स्कीम है। ठीक है, उसके अंदर एक स्मार्ट सिटीज जो प्रोग्राम जो आप सब जानते हैं, तो वो सब उनका मकसद, उसमें एक चीज ये भी है कि किस तरह से सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी रिजिलियंट बनाया जाए, जिससे फ्लड भी हम आए तो उससे हम उसको बचा सकें। ठीक है, एक मिहिर शाह कमेटी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि कैसे, मतलब उन्होंने बोला है कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट सिस्टम जो हो ये होना चाहिए, इससे जो फ्लड की जो सिचुएशन आती है हमारे कुछ जो स्टेट में रेगुलरली आती है, बिहार में जैसे अभी असम में देख रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें फेस कम से कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला कि यूनिफाइड रिवर बेसिन अथॉरिटी बने, तो इससे क्या होता है, एक यूनिफाइड रिवर बेसिन अथॉरिटी बनेगी तो क्या अलग अलग स्टेट में जो रिवर्स, एक सपोज गंगा रिवर है वो वहाँ नेपाल से इंडिया में एंटर होती है, तो यूपी बिहार वेस्ट बंगाल होते हुए जाती है, तो एक सिंगल अथॉरिटी रहेगी, तो उससे एक जो कम्युनिकेशन होगा और डाटा का कि कहाँ क्या है, क्या फ्लो कितना है, कहाँ से डिसिल्टिंग करना है, तो ये यूनिफाइड तरीके से होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन इजीली बैठ पाएगा। ठीक है, इसमें आप सेंडे फ्रेमवर्क का जिक्र कर सकते हैं कि सेंडे फ्रेमवर्क में भी फ्लडिंग के बारे में भी एक इसमें बताया गया है कि क्या इसके अंडर लाइन जो इसके रिस्क हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें आगे चलते हैं हम इसमें। हाँ, अब इसमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं हम ये सारी चीज़ें कि जो भी हम पहले देखे प्रीवियसली कि क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी कुछ चीज़ें हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करना पड़ेगा, जैसे हमने सारी चीज़ें बोली कि अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होना चाहिए, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके पास पैसे की हमेशा अभाव रहता है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको हमने ऐड किया है, तो आप ये वाला एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कोप है, तो वे फॉर्म में लिख सकते हो आप। इसमें बता सकते हो कि 15th और 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि इनको भी प्रॉपर फाइनेंस दिया जाए, इसमें 3.5 लाख करोड़ के आसपास शायद इन्होंने प्रपोज किया है अर्बन लोकल बॉडीज को। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा अर्बन रूरल में, बट ये एक चीज है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेंथन होगी तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर पाएंगे। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में हम देख लिया कि जो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू ग्रीन में क्या आता है, ब्लू से आप ले लो वाटर और ग्रीन से ले लो हमारे जो फॉरेस्ट है, तो हमारी जो नदियां हैं और इनको थोड़ा आप उस तरह से रखना होगा। ठीक है, उनके कोस्टल एरिया में इरोजन नहीं हो, वहाँ पे प्रॉपर प्लांटिंग हो, प्रॉपर वहाँ पे ग्रीन बेल्ट हो, तो सोइल इरोजन नहीं होगा और वो चीज़ें फ्लडिंग को कम करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये इसके लिए ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये हमें प्रमोट करना है। ठीक है, एक्सट्रीम जो कंक्रीट एम्बैंकमेंट जो होते हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें हमें इसको ये है नेचुरली हमें रखना तो ज़्यादा बेटर होगा, कॉन्क्रीटाइजेशन से हमें बचना होगा। ठीक है, इसमें अब एक और है डाटा शेयरिंग और ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन, जैसे कोई रिवर है तिब्बत से इंडिया में आ रही है, तो या नेपाल से इंडिया में आ रही है, तो एक वो ट्रांस बाउंड्री वो डाटा हमें शेयर करेंगे कि हमारे एरिया में कितना पानी या बारिश हो रही है या किस लेवल से फ्लो हो रहा है, तो उससे एक वो है कि हमें प्रिपेयर्ड रहेंगे हम उस चीज़ के लिए, नेपाल चाइना भूटान जहाँ से भी हमें आती है। ठीक है, रिवर्स। और ये कि है हमारा एक फ्लो चार्ट है, हाइड्रोलॉजिकल कॉजेस, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, केस स्टडीज आप डाल देना, एनडीएमए और सेंडे के बारे में लिख देना, इंटरवेंशन का लिख देना, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये है, हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है कि फ्लडिंग के क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या सरकार कर सकती है और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।